दोस्तों, नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 1928 की घटना से ये मॉडर्न हिस्ट्री की जो मैंने सीरीज़ शुरू की थी उसका तीसरा पार्ट है, तो मैं 1928 से इसको फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो इससे आप प्लेलिस्ट में जाके इसके प्रीवियस पार्ट देख सकते हैं, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं हिस्ट्री की, जिसमें मैंने 1905 से 1927 तक की घटनाओं के बारे में मैंने बताया था। तो आज मैं वही कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, जिसमें 1928 की घटना मैं आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो 1928 की एक घटना है, वो था कि नेहरू रिपोर्ट एंड जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना 14 लाइनर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या था, आइए देखते हैं। ये 1928 में तत्कालीन भारत सचिव जो थे लॉर्ड बिरकनहेड ने, इन्होंने क्या कहा, भारतीयों को कहा कि आप ऐसे कानून बनाइए जिसमें सभी गुट यानी हिंदू मुसलमान सभी उस कानून को माने। तो अगर आप ऐसा संविधान या कानून बना देते हैं जिसमें हिंदू मुसलमान सब लोग माने, तो मैं जो है आपके देश को आज़ाद कर दूंगा। तो उनकी इस शर्तों को देखते हुए नेहरू जी ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें क्या था कि संविधान निर्माण की दिशा में, ये जो है संविधान निर्माण की दिशा में भारतीयों द्वारा निर्मित प्रथम दस्तावेज था। तो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 28 फरवरी एवं 10 मई 1928 में देश के विचारधाराओं के नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 29 दल शामिल हुए। तो इस दल में जो है क्या हुआ कि ये सम्मेलन जो पहले दिल्ली फिर पुणे में आयोजित किया गया, तो उसमें मोहम्मद अंसारी की अध्यक्षता में यह तय किया गया कि हम एक समिति बनाते हैं और यह समिति एक कानून बनाकर हमें देगी, जिसके आधार पर हम अंग्रेज को उस भारतीयों के द्वारा कानून लागू करने की मांग करेंगे। मतलब ये कि नेहरू रिपोर्ट में, मतलब ये हिंदुओं की तरफ से था। 1928 में नेहरू जी ने पेश किया था, ठीक है। तो हिंदू क्या, मतलब इसमें दोनों के लिए हित की भी बात हुई थी, लेकिन इनको नेहरू जी ने पेश किया था। तो लेकिन तभी जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग से 14 सूत्री मांगे पेश कर दी। तो मोहम्मद अली जिन्ना का ये मानना था कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो मुस्लिमों के हित के लिए नहीं है और इसमें हिंदुओं का ही हित है। तो अतः उन्होंने मार्च 1929 में जो है जिन्ना जी ने नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत की। तो उन्होंने इस 14 सूत्री मांगों में कुछ अपनी मांगे रखी, मतलब 14 मांगे रखी। तो उसमें से कुछ मांगों को मैं आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट मांगे क्या थी। उसमें से इम्पोर्टेंट मांगे ये थी कि उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की पृथक निर्वाचन पद्धति हो और उसमें 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए विधानमंडलों में आरक्षित हो और संविधान में मुसलमानों के लिए धर्म, भाषा, संस्कृति का संरक्षण एवं अनुदान के लिए आवश्यक सुधार किए जाएं और सभी सरकारी सेवाओं में योग्यता के आधार पर मुसलमानों को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। तो क्या हुआ, तो जैसा कि लॉर्ड बिरकनहेड ने कहा था कि आप ऐसा संविधान बनाइए जिसमें दोनों गुट मतलब सहमत हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब नेहरू जी ने अपना नेहरू रिपोर्ट पेश किया तो जिन्ना ने अपना 14 लाइनर प्रोग्राम पेश कर दिया। तो जो है क्या हुआ, तो बाद में अंग्रेज शासन ने क्या किया, वो देखा कि इसमें पूर्ण सहमत नहीं मिला है नेहरू रिपोर्ट में, तो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया, क्योंकि इस नेहरू रिपोर्ट में हिंदू मुसलमानों दोनों का पूर्ण सहयोग नहीं था। तो फिर क्या हुआ नेक्स्ट, तो ब्रिटिश ने क्या किया,
जिन्ना जी जो है ये 14 सूत्रीय प्रोग्राम 14 सूत्रीय जो मांगे थे ये लेकर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड पहुंच गए। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, जिन्ना की मांगों को अंग्रेज़ों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन नेहरू रिपोर्ट को इन्होंने नहीं माना। तो इस तरह से ये एक बड़ी घटना थी, एक बड़ा इवेंट था 1928 की। तो अगली घटना देखते हैं 1928 का, वो है बारदोली सत्याग्रह। ये घटना जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है दोस्तों। ये क्या था कि गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर जो है किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था। बारदोली स्थान का नाम था, वहाँ पे आंदोलन किया गया था। तो इस सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर अंग्रेज़ों को टैक्स ना देने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया। मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलते थे वहाँ के किसानों से, वहाँ के नागरिकों से। तो वल्लभ भाई जी ने एक प्लानिंग किया कि अब ऐसा करते हैं कि जब भी अंग्रेज़ लगान लेने आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे गांव, जितने गांव के जितने सदस्य लोग हैं, परिवार है, अपने जानवरों को लेकर गांव से अलग निकल जाएंगे, क्योंकि बारदोली में वहाँ बहुत घना जंगल था। तो उन्होंने ये प्लानिंग किया कि कुछ लोग जो है जंगल के रास्ते पे, मतलब जहाँ पे ब्रिटिश लोग इंटर करते थे गांव में, वहाँ पे पेड़ों में आप ढोल ताशे लेके बैठ जाइए, और जैसे ही अंग्रेज़ दिखे कि अंग्रेज़ आ रहे गांव में तो आप लोग बजाना शुरू कर दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, गांव के जितने भी लोग हैं अपने जानवरों को लेकर, जो भी ज़रूरत के सामान को लेकर, अपने घरों में ताला लगाकर हम लोग गांव छोड़ के भाग जाएंगे, जंगलों में छिप जाएंगे। तो जब वो आएंगे अंग्रेज़, जब किसी को पाएंगे नहीं तो तो कौन वो टैक्स देगा, तो टैक्स कोई देगा नहीं। तो इस तरह से अंग्रेज़, मतलब बारदोली के लोगों ने ऐसा किया, काफ़ी दिनों तक किया। तो बाद में ये आंदोलन जो है सफल हुआ। बाद में अंग्रेज़ों ने जो है वो टैक्स को उनको माफ़ कर दिया। तो इससे प्रसन्न होकर इस आंदोलन के बाद जो है वल्लभ भाई जी को बारदोली की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। मतलब इसीलिए अब उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अब जाना जाने लगा न, सरदार की उपाधि। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम अक्सर आता है कि वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी, तो ये बारदोली की महिलाओं ने दी, जो कि बाद में मतलब गांधी जी द्वारा उनको सौंपा गया ये उपाधि। ठीक है दोस्तों, अगली घटना देखते हैं 1929 की। तो 1929 में क्या हुआ कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय सभा ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक दिया। और जब वो बम उन्होंने फेंका, उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर सुनवाई चल रही थी। तो इन दोनों ने जो है बम क्यों फेंका, क्योंकि वो चाहते थे कि जब उन्होंने बम फेंका तो उन्होंने कहा कि मैं इस गूंगी बहरी अंग्रेज़ सरकार के कानों को मैं खोलना चाहता हूँ, इसलिए मैं बम फेंक रहा हूँ, और इस बम विस्फोट के पीछे मुझे किसी को मारने का या किसी को आहत करने का हम लोगों का मकसद नहीं है। ताकि तो अपनी मांगों को रखने के लिए उन्होंने वहाँ असेंबली में बम फेंक दिया, और इससे किसी को चोट नहीं लगी। लेकिन फिर भी जो है अंग्रेज़ नहीं माने, उन्होंने क्या किया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई इस घटना के बाद से। ये घटना, और जो उन्होंने सैंडर्स को जो मार दिया था भगत सिंह, राजगुरु ने मिलकर, सुखदेव ने, तो इससे और ये जो है असेंबली बम घटना थी, इन दोनों की वजह से अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ लिया। और 23 मार्च 1930 को तीनों को फांसी दी गई। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर आता है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई, तो 23 मार्च 1930 को इन्हें फांसी दी गई। तो 1930, अब 1929 की एक घटना और बची हुई है, मैं आपको बता देता हूँ कि 31 दिसंबर 1930 को क्या हुआ था, हमारे देश का पहला स्वदेशी तिरंगा का निर्माण हुआ था। तो 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में शुरू हुआ।
और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए 31 दिसंबर 1929 का समय सीमा दिया गया था और 31 दिसंबर 1929 तक जो है नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करना था। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, उनके नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार ना करके जिन्ना के 40 लाइनें प्रोग्राम को स्वीकार कर लिया। तो इससे क्या हुआ, तो इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया, रावी नदी के तट पर लाहौर में नेहरू जी ने 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया और झंडा फहराकर जो है इन्होंने क्या किया, स्वदेश अपने इन्होंने कहा कि हमारा देश जो है स्वतंत्र होना चाहिए। तो और इस तिरंगा को जो बनाया था वो किन्होंने बनाया था, ये क्वेश्चन कभी भी आ जाता है। जय सागर नाम के एक व्यक्ति थे, तो इस तिरंगा को डिजाइन उन्होंने किया था। और इस तिरंगा में ये खासियत थी कि इसमें अशोक चक्र नहीं थे, अशोक चक्र नहीं था, अशोक चक्र के स्थान पर इसमें चरखा था। जैसा कि आज का आधुनिक जो झंडा है उसमें अशोक चक्र है, लेकिन इस झंडे में चरखा था। तो आधुनिक झंडा जो है, आधुनिक तिरंगा जो हम लोग का जो बना है, तो इसको डिजाइन करने वाले थे वो थे पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया ने आधुनिक तिरंगा को डिज़ाइन किया था। इसको भी देख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। 3 घटनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 3 सम्मेलन हुआ था, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। सॉरी, उसको नहीं, अभी मैं उसको नहीं बताऊंगा, पहले अगली घटना देखते हैं। 1930 की घटना है, प्रथम गणतंत्र या पूर्ण स्वराज की मांग। तो ये क्या था, 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग जो है पंडित नेहरू जी ने की। ठीक, उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमारा देश गणतंत्र होना चाहिए। तो और एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने किया था। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है पंडित नेहरू जी ने की थी 26 जनवरी 1930 में, लेकिन स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों इस दोनों पॉइंट को आप लोग याद ध्यान रखिएगा। ये स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले, और पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 की घटना है। तो गांधी जी ने 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। सविनय अवज्ञा मतलब गांधी जी चाहते थे कि हम लोग अंग्रेज़ों का जो कानून है, उनकी जो नीतियां हैं, उनको हम अहिंसा के साथ उसकी अवज्ञा करेंगे। सविनय, विनय के साथ, बिना हथियार उठाए अहिंसा के साथ उनके कानूनों को, उनकी नीतियों को हम अवज्ञा करेंगे, मानेंगे नहीं, उनके कानूनों को हम मानेंगे नहीं। इसीलिए इसका नाम पड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये आंदोलन शुरुआत कैसे हुई? इस आंदोलन में 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ किया तथा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाया और नमक बनाकर अंग्रेज़ों का नमक कानून तोड़ दिया, क्योंकि नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को नहीं था उस समय, ये अधिकार अंग्रेज़ों का था। तो गांधी जी ने क्या किया, इस कानून को तोड़ दिया और तोड़कर जो है इन्होंने शुरुआत कर दी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इन्होंने 1930 में शुरुआत कर दी। तो फिर इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद क्या हुआ, 12 नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग। ये 3 मीटिंग हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग, सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग और थर्ड राउंड टेबल मीटिंग। तो इस पहली राउंड टेबल मीटिंग में क्या हुआ, तो यह सम्मेलन जो है लंदन में
आयोजित हुआ। तो उस समय जो है इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, वो थे मैकडोनल्ड। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि गोलमेज सम्मेलनों में, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में प्रधानमंत्री कौन थे इंग्लैंड के, तो उस समय थे मैकडोनल्ड थे। तो इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। यह सम्मेलन जो है सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया। लेकिन जो है अंबेडकर जी आए थे खाली, कि अंबेडकर जी ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया। तो अंग्रेज नहीं आए थे, इसलिए इस सम्मेलन को जो है बिना दूल्हे की बारात कहा गया। दूल्हा जो कांग्रेस को कहा गया, क्योंकि कांग्रेस में शामिल नहीं हुए थे, तो ये असफल हो गया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के असफलता के बाद फिर 27 फरवरी 1931 को, सॉरी ये 5 मार्च 1931 को, नहीं सॉरी, उससे पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले दो घटना हम देख लेते हैं पहले, फिर उसके बारे में बताते हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो एक दो घटना छोटी सी है। 27 फरवरी 1931, तो 27 फरवरी 1931 को क्या होता, इलाहाबाद यानी प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में, जो कंपनी गार्डन आज उसका नाम रखा गया है, लोग बोलते हैं कंपनी गार्डन उसको बोलते हैं। तो अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ में के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे। तो तो आज ये पार्क बहुत फेमस है, कंपनी गार्डन के नाम से ये फेमस है प्रयागराज में। तो वहाँ पे जहाँ पे शहीद हुए थे, तो वहाँ पे उनकी मूर्ति बनी चंद्रशेखर जी की। और इन्होंने जो शहीद हुए थे, मतलब इन्होंने क्या किया था, मतलब ये वहाँ पे छिपे हुए थे। तो किसी ने अंग्रेज़ों को सूचना दे दी कि चंद्रशेखर जी वहाँ छिपे हुए हैं। तो अंग्रेज वहाँ आ गए अपने कई सिपाहियों के साथ, और उन्होंने अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दी। तो आज़ाद जी ने भी जमकर उनका मुकाबला किया। लेकिन लास्ट में उन्होंने देखा कि अब मैं अंग्रेज़ों के हाथों में आ जाऊंगा, कि एक गोली उनके पास लास्ट बची हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं जीते जी अंग्रेज़ों के हाथों में नहीं आऊँगा। और उन्होंने क्या किया, उस अंतिम गोली से अपने आप को गोली मार लिया, और वो शहीद हो गए। तो आप जाएंगे तो वहाँ के म्यूज़ियम में आज भी वो बंदूक रखी हुई है, आप देखेंगे, जिस बंदूक से उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी। ये बहुत दुखद घटना थी। तो अगला देखते हैं, 5 मार्च 1931 गांधी इरविंग पैक्ट। तो इसमें क्या हुआ था कि भारत का उस समय वायसराय था इरविन। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि पहला गोलमेज सम्मेलन तो असफल हो गया, तो अगर आप दूसरा गोलमेज सम्मेलन अगर आप नहीं करते, तो मैं आपको जो है पद से निलंबित कर दूंगा और वापस बुला लूँगा। मतलब ब्रिटिश सरकार ने उस पर दबाव डाला कि आप किसी भी तरह करके दूसरे सम्मेलन में गांधी जी को बुला के लाइए। तो इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को रद्द कर दिया गया था, और सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग के लिए गांधी जी को तैयार कर लिया गया। ठीक है। तो इरविन ने कहा कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन आप बंद कर दीजिए, आपकी जो मांगे हैं उनको हम पूरा करेंगे, और आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आप शामिल होइए। तो इसीलिए तो इसके बाद 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग आयोजित हुई। इसमें गांधी जी ने भाग लिया था, लॉर्ड इरविन ब्रिटिश की तरफ से थे, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर। तो इस मीटिंग में गांधी जी ने भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को छुड़ाने के लिए कहा, जो कि जिन्हें अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था। लेकिन इरविन ने कहा कि आपने जो समझौता हमारे बीच जो समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, तो उसमें आपने इस चीज़ पे हस्ताक्षर किया कि आपने ये बात कही कि निर्दोष लोगों को छोड़ना है। लेकिन ब्रिटिश जो है इन तीनों को जो है, मतलब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, ये निर्दोष नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि इन्होंने असेंबली में बम फेंका और सैंडर्स की हत्या भी कर दी, तो ये निर्दोष तो नहीं है, तो इन्हें मैं कैसे छोड़ दूं। तो ब्रिटिश ने जो है इनकी बात नहीं मानी। तो दोस्तों, लेकिन कुछ जो विपक्षी लोग थे, जो आलोचक थे गांधी जी के, वो कहने लगे कि गांधी जी अगर चाहते तो इन तीनों को फांसी की सज़ा से बचा सकते थे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा किया नहीं। लेकिन हालांकि ऐसा
था नहीं, गांधी जी खुद मजबूर थे, वो ब्रिटिश के जाल में फंस गए। तो गांधी जी की मांगों को उन्होंने नहीं माना ब्रिटिश ने। तो इस सम्मेलन से वापस लौट कर गांधी जी ने पुनः 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। तो सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को बंदी बनाकर पुणे की जेल में डाल दिया, ताकि वो इस सम्मेलन को फिर से शुरू ना कर सके, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू ना कर सके। तो इस सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की थी। उन्होंने मांग की कि दलितों के लिए अलग व्यवस्था की मांग की जाए। तो बाद में पूना पैक्ट में ये जो इन्होंने जो मांग की थी दलितों के लिए अलग संविधान की, पूना पैक्ट में जो है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, तो इसे समाप्त कर दिया गया। तो 1934 में गांधी जी ने अपना आंदोलन बंद करके कांग्रेस से त्यागपत्र देकर हरिजनों के उद्धार में जुट गए। बाद में गांधी जी मान गए अंबेडकर जी की बातों पर, क्योंकि वो चाहते थे गांधी जी कि इस देश में समानता हो। वो चाहते थे कि हरिजनों का भी उद्धार हो, लेकिन ये नहीं कि उनके लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, इससे भेदभाव हो जाएगा देश में। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने भी फिर बाद में 1934 में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने हरिजनों को उद्धार के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए। तो फिर बाद में एक देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था। तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर कहा था। जब वो मीटिंग से वापस लौट रहे थे गांधी जी, तो उन्होंने जब उनको देखा कि इनका रहन सहन एकदम सिंपल है, सिर्फ धोती पहने रहते थे और एक चादर से शॉल ओढ़े रहते थे, और मतलब एकदम सिंपल रहते थे। तो इनकी इस सिंपल सिटी को देखकर उन्होंने कहा कि ये तो अर्धनग्न फ़कीर है, इनको किसी चीज़ की चाह नहीं है, सिर्फ अपने देश प्रेम में, देश को सिर्फ आज़ाद कराना चाहते हैं, सिर्फ देश प्रेम इनके लिए सब कुछ है, फ़कीर के समान है ये। जैसे फ़कीर को जो है संसार में किसी माया मोह नहीं रहता है, जैसे गांधी जी को कोई माया मोह नहीं था। तो अगला देखते हैं 1932 में जो है फिर अगला तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, थर्ड राउंड टेबल मीटिंग। तो यह सम्मेलन भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो सिर्फ ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। तो वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ गांधी जी ने भाग लिया था। तो इससे संबंधित, इस राउंड टेबल संबंधित कुछ 2 पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्यों लिया था? वो दलितों को उद्धार के लिए वो अपनी मांग रखना चाहते थे। और एक क्वेश्चन ये एग्ज़ाम अक्सर आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडॉनल्ड थे। तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों के बाद जो है आगे देखते हैं 16 अगस्त 1932। तो 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड आया। कम्युनल अवार्ड क्या है? इसमें क्या हुआ था कि अंबेडकर जी ने अंबेडकर की मांग पर दलितों के लिए पृथक संविधान बनाया गया। मगर ब्रिटिश जो है उनकी बातों में आ गए, क्योंकि ब्रिटिश जानते थे कि अगर इस देश में अगर क्रांतिकारियों के बीच फूट डालना है या इस क्रांतिकारी आंदोलन को अगर कम करना है, तो कोई एक ऐसा दूसरा व्यक्ति चाहिए जो गांधी जी के टक्कर के हो। तो जानते थे गांधी जी के टक्कर के जो है एक ही व्यक्ति है, वो अम्बेडकर। वो अम्बेडकर जी जो दलितों के हित में लगे रहते थे, उनके उद्धार चाहते थे। वो जानते थे कि अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच उस समय मनमुटाव चल रहा है। तो अगर हम अम्बेडकर जी की बातों को अगर मान ले तो उनके बीच और मनमुटाव हो जाएगा, उनमें फूट पड़ जाएगा। तो इसीलिए ब्रिटिश ने क्या किया, अम्बेडकर की मांग पर दलितों के लिए पृथक संविधान बनाया कम्युनल अवार्ड में। तो जिससे दुखी होकर गांधी जी ने पुणे के यरमदा जेल में आमरण अनशन कर लिया। आमरण अनशन शुरू कर दिया, बिना खाए पिए भूख हड़ताल इन्होंने कर दिया गांधी जी ने, कि मैंने आपको मना किया था कि ऐसा मत करिए, फिर भी आपने ऐसा किया, क्योंकि इससे देश में क्या है, एकता भंग हो जाएगी।
तो बाद में क्या हुआ, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। गांधी जी के आमरण अनशन पर अंबेडकर जी घबरा गए और 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। इस समझौता में मतलब गांधी जी ने कहा कि आप इस संविधान को जो अलग संविधान आपने मांग की, इसको आप वापस ले लीजिए। तो इस पूना समझौता में दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन शुरू किया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अंबेडकर जी घबरा गए थे कि ये तो राष्ट्रपिता है, देश के सबसे बड़े नेता, अगर इनको कुछ हो गया तो देश जो है मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी और नहीं मैं स्वयं को भी माफ़ कर पाऊँगा। तो उनकी सेहत गिरने लगी आमरण अनशन के बाद। तो गिरती हुई सेहत को देखकर उन्होंने इसको रद्द कर दिया, पृथक निर्वाचन को रद्द कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं तक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसका जिन दोस्तों ने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, तो इस चैनल के हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में हिस्ट्री सेक्शन में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो इसका एक पार्ट और है, लास्ट पार्ट। अब इस चौथे पार्ट में आपका जो है 1905 से 1947 तक की हिस्ट्री पूरी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद मैं अगला सब्जेक्ट लेकर आऊँगा। और दोस्तों अब बाकी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है, जैसे कि केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और एनसीईआरटी की अगर आपको देखना है 6 से 8 तक का, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मिलता रहे। और जो भी लेक्चर रोज़ दूसरे तीसरे दिन, मतलब अक्सर इसमें कंटिन्यू जो है लेक्चर में पढ़ते रहते हैं, तो जो भी लेक्चर आता रहेगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेल आइकन दबाने से ये होगा, बहुत लोगों को मालूम नहीं है बेल आइकन दबाने से क्या होता है। बेल आइकन दबाएंगे तो आपका नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, जिससे पता चलेगा कि अगला लेक्चर किस टॉपिक पे डाला गया है। और आपके जैसे दोस्तों को, आपके ज़रूरतमंद लोगों को, जो भी बाकी फ्रेंड है, उसको शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।